जरा सोचिए, एक 7 साल की बच्ची जो बस डेंगू से जूझ रही थी, क्या उसे 3 लाख के ब्लड टेस्ट की जरूरत थी? अब ये सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, एक ऐसी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यू 2024 में 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर थी, और ये वैल्यू ब्लड के सेल काउंट से नहीं, इंसानों के शोषण से बनी है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का आईसीयू जहां जिंदगी के साथ साथ आपके पैसे भी ड्रिप में चढ़ जाते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई बच्चा सिर्फ डेंगू से नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बिल से मारा गया? ये कहानी है 7 साल की आद्या की, जो गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थी। 15 दिन आईसीयू में रखने के बाद डॉक्टरों ने उसे बचाया नहीं, लेकिन उसके घर वालों को पकड़ा दिया एक बिल जो था 16 लाख रुपयों का। जी हां, 16 लाख। इसमें 200 रुपए का एक ग्लव्स, 3000 रुपए की एक सीरीज और पर डे आईसीयू का किराया था 51,000 रुपए। 660 सीरीज यूज हुई, 3 लाख के ब्लड टेस्ट करा दिए गए। किसके लिए? सिर्फ डेंगू के लिए। यकीन मानिए, ये बिल नहीं था, ये उस सिस्टम का पोस्टमार्टम था जो इंसान नहीं देखता, बस उसके वॉलेट को चेक करता है। आद्या की मौत पर देश भर में गुस्सा फूटा, लेकिन फोर्टिस का ये मामला कोई एक्सेप्शन नहीं था। ये एक पैटर्न था इंडिया के प्राइवेट हेल्थ केयर का, जहां मरीज पेशेंट नहीं, बिजनेस केस होते हैं। आईसीयू में क्या इलाज हुआ, इससे ज्यादा जरूरी होता है बिलिंग डिपार्टमेंट में क्या छपा। इस देश में इलाज अब जिंदगी पर नहीं, आपके पर्स के हीमोग्लोबिन पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, एक 7 साल की बच्ची जो बस डेंगू से जूझ रही थी, क्या उसे 3 लाख के ब्लड टेस्ट की जरूरत थी? नहीं, ये सब उसके लिए नहीं था, ये सब उस सिस्टम के लिए था जिसे मरीज से नहीं, उसके पैसों से मतलब है। और यही तो इस पूरी सीरीज का सच है, कैसे अस्पताल इंसानों की बेबसी को नोटों में बदल देते हैं। क्या आपने कभी किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का एचआर डैशबोर्ड देखा है, जहां कितनी जानें बचाई गई ये नहीं लिखा होता, बल्कि ये लिखा होता है कि इस महीने कितनी सर्जरी हुई, कितने एमआरआई हुए और कितने लोग भर्ती हुए। यहां कोई ये नहीं पूछता कि क्या मरीज को इसकी जरूरत थी, सब पूछते हैं बिल कितना बना। आज हेल्थ केयर अब इमोशन का नहीं, इंश्योरेंस लिमिट का बिजनेस बन गया है। एक फाइल होती है ऑपरेशन टेबल के ऊपर, जिसमें मरीज का नाम नहीं, उसका पॉलिसी कवर लिखा होता है। इंटर्न से लेकर कंसल्टेंट तक सबके पास अपने टारगेट होते हैं, और जिन हॉस्पिटल्स के टीवी एड्स में आप दया और सेवा की बातें देखते हैं, उन्हीं के मीटिंग्स रूम में स्लाइड्स चलती हैं कि ओपीडी कन्वर्जन वीक है, टारगेट मिस हो गया, एडमिट करना था, डिस्चार्ज कैसे कर दिया। आज डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, एक इंसेंटिव बेस्ड सेल्स फोर्स बन चुके हैं। सर्जरी कराने पर बोनस, आईसीयू में एडमिट करने पर कमीशन, ज्यादा टेस्ट लिखने पर ग्राफ ऊपर, और वो जगह जहां शांति होनी चाहिए वहां भी मीटिंग्स होती हैं, टारगेट डिस्कस होते हैं। कभी किसी डॉक्टर से पूछिए कि इस टेस्ट की जरूरत थी, और अगर वो चुप हो जाए तो समझ जाइए यहां इलाज नहीं, टारगेट चल रहा है। हॉस्पिटल में मरीज अब एक इंसान नहीं रहा, एक नंबर बन गया है उस एक्सेल शीट में जो हर हफ्ते अपडेट होती है। जिन अस्पतालों की दीवारों पर लिखा होता है सेवा ही धर्म है, वहीं अंदर मीटिंग रूम्स में कहते हैं बिलिंग क्यों नहीं बढ़ रही। आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में अगर जाएं सिर्फ सिरदर्द को लेकर, तो डॉक्टर आपकी आंखों में नहीं देखते, वो सीधे रिपोर्ट फॉर्मेट खोल लेते हैं, जैसे मरीज से ज्यादा जरूरी रिपोर्ट्स हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, थायराइड, लीवर, लिपिड, ईसीजी, पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है। इलाज शुरू होने से पहले ही एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जहां हर टेस्ट एक शेयर है। कुल मिलाकर ज्यादा टेस्ट इज इक्वल टू ज्यादा बिल। हर टेस्ट पर लैब को 20 से 40% कमीशन मिलता है, और अस्पताल का अंदर से एक आदेश होता है कि मरीज बिना ब्लड टेस्ट के बाहर ना निकले। अब ये सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, एक ऐसी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यू 2024 में 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर थी, और ये वैल्यू ब्लड के सेल काउंट से नहीं, इंसानों के शोषण से बनी है। जहां टेस्ट करना एक साइंस है, वहीं जरूरत के बिना टेस्ट करवाना भरोसे का अपराध है। एक बड़े प्राइवेट चेन के जूनियर डॉक्टर ने बताया कि हर 10 में से 7 मरीज को एमआरआई लिखने का दबाव होता है, ताकि चार्ट में रेवेन्यू बना रहे, चाहे रिपोर्ट में कुछ निकले या ना निकले। अब आप सोचिए, सिर्फ सिरदर्द के लिए कोई एमआरआई क्यों कराएगा? क्यों हर मरीज को 8 टेस्ट की पर्ची मिलती है जो 10,000 से 15,000 रुपए का खर्चा करवाती है? असल में हर डॉक्टर के ऊपर एक प्रेशर होता है, आपका रेवेन्यू ग्राफ नीचे आ रहा है, आप टेस्ट क्यों नहीं लिख रहे? हर बार कोई डॉक्टर बिना वजह टेस्ट लिखता है जो मरीज के शरीर से पहले उसके भरोसे का पोस्टमार्टम होता है। जब दवा लिखना इलाज नहीं, एक रिटर्न गिफ्ट बन जाए, तो बीमारी का मार्केट कभी बंद नहीं होता।
आपने कभी सोचा है जो दवाई डॉक्टर आपको लिखता है क्या वो आपकी बीमारी के लिए है या उस ब्रांड के लिए जो डॉक्टर को आईपैड, फॉरेन ट्रिप या एसी दिला रहा है? हर प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत होती है आरएक्स से, यानी डॉक्टर की अथॉरिटी, लेकिन उसके नीचे जो दवाइयां लिखी होती हैं वो असल में किसी फार्मा कंपनी की मार्केटिंग होती है। डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के बीच एक अनकहा समझौता होता है। आप ब्रांडेड दवाई लिखिए और बदले में मिलती हैं कॉन्फ्रेंस की टिकट्स, ईएमआई भरी हुई गाड़ियां और महंगे गिफ्ट। इसे कहते हैं इंसेंटिवाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन इकोसिस्टम। और ये सिर्फ अनएथिकल नहीं है, खतरनाक भी है। एक जेनरिक दवा जो सिर्फ 12 रुपयों की होती है, लेकिन वही जब ब्रांडेड होती है तो 240 रुपए तक बिकती है। मरीज को लगता है महंगी है तो अच्छी होगी, लेकिन सच्चाई यह है डॉक्टर ने उस दवा को इसलिए लिखा है क्योंकि फार्मा रिप्रेजेंटेटिव ने उसे गिफ्ट बास्केट भेजा था। हर हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की गाड़ियों की लाइंस लगी होती हैं। हर दिन हर डॉक्टर को कुछ ब्रांड्स की दवाइयां लिखनी होती है और हर पर एक कमीशन तय होता है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ बिना शोर के, और देखते देखते हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक रिटर्न गिफ्ट सिस्टम में बदल गया। 2015 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा था कि डॉक्टर कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, लेकिन 2024 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये खुद मानती है कि एक सेल्फ रेगुलेशन फेलियर है। मतलब कोई निगरानी नहीं, कोई सजा नहीं, जो दवा लिख रहा है वही इलाज का नियम भी बना रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब एक डॉक्टर को 12 रुपयों की दवा लिखने की बजाय 240 की ब्रांडेड गोली के लिए गिफ्ट मिल रहा हो, तो उस मरीज की जेब और सेहत दोनों पर किसका कब्जा होगा? ये एक सफेद कोट में छिपा हुआ कॉर्पोरेट स्कैम है, जहां हर दवा के पीछे मरीज नहीं मुनाफा देखा जाता है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है, जो सिस्टम हमें ठीक करता है अब वही हमें धीरे धीरे बीमार बना रहा है ताकि दवा चलती रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हर सर्जरी वाकई जरूरी होती है, या कई बार डॉक्टर सिर्फ इसीलिए चीर देता है क्योंकि उसे टारगेट पूरे करने हैं? एक सर्जरी का मतलब होता है कि 80,000 का बिल और आईसीयू का हर दिन का 1.5 लाख रुपए। ये सिर्फ अनैतिक नहीं है, ये संगठित अपराध है, व्हाइट कोट के पीछे छिपा हुआ एक साइलेंट रैकेट। घोस्ट सर्जरीज आज बहुत कॉमन हो चुकी हैं। घोस्ट सर्जरीज मतलब ऐसी सर्जरीज जिनकी ना तो जरूरत थी और ना ही मरीज की हालत उन्हें मांगती है, फिर भी कराई जाती है ताकि सर्जन का कोटा पूरा हो सके। स्टिंग ऑपरेशंस, आरटीआई और एफआईआर ने कई बार यह साबित की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक इनविजिबल प्रेशर सिस्टम होता है। हर महीने 20 सर्जरी तो करनी ही है। आईसीयू में दाखिल होते ही एक और मीटर चालू हो जाता है। 50,000 से लेकर 2 लाख प्रतिदिन तक का चार्ज। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इंजेक्शन, सबका अंदर ही एक ब्लैक मार्केट रेट चलता है। कोविड के समय इस लूट का सबसे डरावना चेहरा सामने आया। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी असल कीमत 3,000 रुपए थी, लेकिन हॉस्पिटल में वही 40,000 में दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों ने गहने तक बेच दिए। आईसीयू बेड जानबूझकर खाली नहीं किए गए क्योंकि हर दिन का बिलिंग मीटर चालू था। जब बीमारी के नाम पर एक कटा हुआ शरीर हॉस्पिटल से निकले और बाद में पता चले कि ऑपरेशन की जरूरत तो थी ही नहीं, तो वो सिर्फ धोखा नहीं, वो मरीज और भरोसे की हत्या है। कोविड एक हेल्थ इमरजेंसी थी, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स के लिए वो एक सुनहरा मौका था। कानून, जिसे आम आदमी अपना रक्षक मानता है, उसी कानून को जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में लिखा जाने लगे तो फिर इंसाफ पैकेट में बंद होकर बिक जाता है, और इस बिके हुए सिस्टम का नाम रखा जाता है प्राइवेट हेल्थ केयर। अब जरा पीछे चलते हैं 2000 के दशक की शुरुआत में, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई, जो डॉक्टरों और अस्पतालों को रेगुलेट करती थी, उस पर भ्रष्टाचार के गहरे साए थे। लाइसेंस देने से लेकर अस्पतालों की जांच तक हर काम पैसे लेकर होता था। इस पूरे सिस्टम में प्राइवेट लॉबी ग्रुप्स ने एक और खेल खेला। जब सरकार ने अस्पतालों की फीस पर कंट्रोल की बात कही, तो इन लॉबी ग्रुप्स ने जोरदार विरोध किया। कहने लगे कि अगर आप रेगुलेशन लाएंगे तो क्वालिटी गिर जाएगी, लेकिन असली वजह यह थी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन। 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया। उम्मीद तो यह थी कि यह कानून अस्पतालों की लूट को रोक पाएगा, लेकिन अफसोस इस कानून में रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी। राज्यों ने इसे ठीक से लागू ही नहीं किया, और जहां लागू किया वहां इतने लूप होल्स थे कि कानून सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। अब आप सोचिए, एक ही गॉल ब्लैडर सर्जरी एक शहर में इसकी कीमत होती है 25,000 रुपए, और दूसरे शहर में उसी सर्जरी की कीमत 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ना कोई रेट कार्ड है और ना कोई क्वालिटी कंट्रोल। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा
हिस्सा बना दिया गया है। सच तो यह है कि ये बड़े अस्पताल सिर्फ इलाज नहीं बेचते, ये पॉलिसी भी खुद ही लिखते हैं और फिर कानून के पीछे छुप जाते हैं। 2020 में जब लोगों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांसें चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, तब कुछ लोगों ने उस मजबूरी को, उस बेबसी को नीलामी बना दिया। एक तरफ एम्बुलेंस अस्पतालों के गेट पर रुक गई थी और दूसरी तरफ आईसीयू में बोर्ड पर रेट लिखे जा रहे थे, वो भी लाखों में। हाँ, उस वक्त सिर्फ वायरस नहीं फैला था, बल्कि एक और अदृश्य बीमारी फैल चुकी थी, मुनाफाखोरी की। आप सोचिए, सिर्फ एक ऑक्सीजन बेड का चार्ज 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन। वेंटिलेटर पर रखा गया मरीज, उसके नाम पर अस्पताल ने 5 से 6 लाख रुपए के बिल थमा दिए। रेमडेसिविर नाम की दवाई जो जरूरी थी, वो ब्लैक मार्केट में 40,000 रुपयों में तक बिकी। और तो और कुछ अस्पतालों ने शव संस्कार पैकेज तक ऑफर कर दिए। हाँ, मौत भी एक पेड सर्विस बन चुकी थी उस समय। दिल्ली सरकार ने कुछ रेट फिक्स करने की कोशिश जरूर की, 8,000, 13,000, 15,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्लैब भी बनाए, लेकिन असलियत ये थी कि हॉस्पिटल्स ने उन रेट्स को खुलेआम नजरअंदाज किया। कहते हैं ना कि अगर टेस्ट सही होगा तभी इलाज सही मिलेगा, लेकिन सोचिए, जब टेस्ट ही अधूरा हो, गलत हो या फिर जानबूझकर गलत रिपोर्ट बनाई जाए, तो उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है ये डायग्नोसिस का धंधा, यानी बीमारी ढूंढने के नाम पर कमाई का एक और नया धंधा। प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक लैब्स के बीच एक चुपचाप की पार्टनरशिप चलती रही, जहां बिना जरूरत के टेस्ट लिखवाना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया। एमआरआई हो, सीटी स्कैन, पेट स्कैन या साधारण ब्लड रिपोर्ट, सबके पीछे था एक ही मकसद, कमीशन। डॉक्टर को हर टेस्ट पर 10%, 15% या कभी कभी तो 20% तक का हिस्सा मिलता था। एक और अदृश्य स्कैम था पैकेज टेस्ट का खेल। अगर डॉक्टर को जरा सा भी कैंसर का शक हुआ तो तुरंत 1 लाख का फुल बॉडी कैंसर स्क्रीन बता दिया जाता था। दिल की धड़कन तेज हुई, 70,000 का कार्डियक पैकेज थमा दिया और फिर वही रिपोर्ट्स दिखाकर पेशेंट को डराया गया ताकि उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए। साल 2019 में महाराष्ट्र की एफडीए ने इसका पर्दाफाश किया। कई डायग्नोस्टिक चेन कंपनियां डॉक्टरों को हर पेशेंट रेफर करने पर 1500 तक का कमीशन दे रही थी। और जब कोविड आया तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग को भी मुनाफे का धंधा बना दिया गया। रिपोर्ट्स देर से दी गई, कई बार तो जानबूझकर गलत नेगेटिव रिजल्ट्स दिए गए, फर्जी एंट्रीज तक की गई, और ये सब एक मुहर के नाम पर हो रहा था, अप्रूव्ड लैब के भरोसे। कई बार तो मशीनें एकदम सही थी, फिर भी रिपोर्ट्स में एरर लिख दिया गया, क्योंकि गलती मशीनों में नहीं थी, सोच में थी, सिस्टम की मानसिकता में थी।